जिस कोलकाता को देखकर ली कुआन यू ने सिंगापुर के लिए प्रेरणा ली थी, जिस बंगाल ने भारत को आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार, विज्ञान, साहित्य और उद्योग में रास्ता दिखाया था, वही बंगाल आज बेरोजगारी, भर्ती घोटालों, राजनीतिक हिंसा, पलायन और टूटती संस्थाओं की चर्चा में क्यों आता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बंगाल पीछे क्यों गया। असली सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां से बंगाल ने अपना रास्ता खोना शुरू किया। और इस सवाल का जवाब सिर्फ ममता बनर्जी से शुरू नहीं होता, बल्कि उस लंबे इतिहास से निकलता है जिसमें गौरव भी है, संघर्ष भी है, विचारधारा भी है, हिंसा भी है और टूटी हुई उम्मीदें भी। एक समय था जब बंगाल का नाम लेते ही टैगोर याद आते थे, स्वामी विवेकानंद याद आते थे, सत्यजीत रे याद आते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद आते थे। ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि भारत की बौद्धिक आत्मा जैसा था। भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता में आई थी। देश का पहला ट्रैम सिस्टम भी यहीं चला। यहाँ से विचार निकलते थे, आंदोलन निकलते थे, साहित्य निकलता था, विज्ञान निकलता था। लेकिन आज जब बंगाल का नाम आता है तो अक्सर शिक्षा घोटाले, राजनीतिक टकराव, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, संदेश खाली जैसे विवाद, आरजी कर जैसे हादसे और राज्य छोड़ते युवाओं की तस्वीर सामने आती है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, पर इतना गहरा हुआ कि एक समृद्ध राज्य अपनी ही पहचान से दूर चला गया। 17वीं और 18वीं सदी का बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध इलाकों में गिना जाता था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदान, व्यापार के पुराने रास्ते, रेशम, मलमल, जहाज निर्माण, हथकरघा, बंगाल के पास सब कुछ था। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम दुनिया भर में मशहूर था। विदेशी यात्री और अर्थशास्त्री उस समय के बंगाल की संपन्नता का जिक्र करते नहीं थकते थे। ये वो दौर था जब बंगाल सिर्फ भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि वैश्विक आर्थिक नक्शे पर एक बड़ा केंद्र था। लेकिन बंगाल की महानता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी, ये विचारों की भूमि भी था। यहीं आधुनिक शिक्षा के बीज पड़े, हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया। जिन सामाजिक सुधारों को भारत के कई हिस्सों तक पहुंचने में दशकों लग गए, उनकी आहट बंगाल में बहुत पहले सुनाई दे चुकी थी। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस और सत्येंद्र नाथ बोस जैसे नाम निकले। साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। क्रांतिकारी राजनीति में प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्ता और नेताजी जैसे लोगों ने बंगाल की मिट्टी को एक अलग पहचान दी। ये वो जमीन थी जहां से आधुनिक भारत की सोच बार बार जन्म लेती रही। आजादी के बाद भी बंगाल पीछे नहीं था। 1947 के बाद बंगाल भारत के सबसे औद्योगिक राज्यों में गिना जाता था। देश के औद्योगिक उत्पादन में उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। टाटा स्टील, बाटा, आईटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कंपनियों की मजबूत मौजूदगी थी। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। कोलकाता का बंदरगाह भारत की आर्थिक धड़कनों में से एक था। आईआईटी खड़गपुर, जो भारत का पहला आईआईटी था, पश्चिम बंगाल में बना। 1960 तक बंगाल एक ऐसा राज्य था जिसे विकास का मॉडल माना जाता था। यानी बंगाल कभी गरीब नहीं था, कमजोर नहीं था, पिछड़ा नहीं था, उसे पीछे धकेला गया। 1967 में एक बड़ा मोड़ आया। कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फूड क्राइसिस, महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप और रेफ्यूजी क्राइसिस ने जनता को नाराज कर दिया। गुस्सा सड़कों पर उतर आया। चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस हारी। यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनी, लेकिन स्थिरता नहीं आई। सरकारें गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा और बंगाल धीरे धीरे राजनीतिक अस्थिरता और वैचारिक टकराव के ऐसे दौर में दाखिल हो गया जहां लोकतंत्र की जमीन पर हिंसा की छाया और गहरी होने लगी। यही वो समय था जब बंगाल की राजनीति का चरित्र बदलना शुरू हुआ। 1977 में सीपीआईएम सत्ता में आई और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि अब गरीबों की आवाज सुनी जाएगी, जमीन के सवाल हल होंगे और कांग्रेस के जड़ हो चुके सिस्टम की जगह कुछ नया बनेगा। शुरुआत में वामपंथ ने कई लोगों को उम्मीद दी भी, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था एक अलग ही दिशा में चली गई। ट्रेड यूनियन राजनीति इतनी आक्रामक होती गई कि उद्योगों के लिए काम करना मुश्किल होने लगा। छोटी छोटी बातों पर हड़तालें, फैक्ट्री मालिकों का घेराव, उत्पादन में रुकावट और निवेशकों में डर, इन सब ने बंगाल के औद्योगिक ढांचे को धीरे धीरे खोखला कर दिया। जिन कारखानों में कभी जीवन था, वहां सन्नाटा बढ़ने लगा। हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कंपनियां कमजोर पड़ी। कई बड़े उद्योगों ने बंगाल से दूरी बनानी शुरू कर दी। इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी बदलाव से डर। जब दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही थी, जब भारत में भी कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत हो रही थी,
तब बंगाल के राजनीतिक ढांचे के भीतर इसे नौकरी खत्म करने वाला खतरा माना गया। कंप्यूटर को अफसर नहीं, दुश्मन की तरह देखा गया। नतीजा ये हुआ कि जिस समय भारत के दूसरे हिस्से भविष्य की तैयारी कर रहे थे, बंगाल विचारधारा की बहसों में उलझा रह गया। जिस राज्य के पास शिक्षा, प्रतिभा और बौद्धिक पूंजी थी, वही राज्य आईटी रेवोल्यूशन के शुरुआती मौके से दूर हो गया। ये सिर्फ एक पॉलिसी मिस्टेक नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य पर पड़ा असर था। धीरे धीरे बंगाल में सिर्फ आर्थिक गिरावट नहीं आई, बल्कि एक राजनीतिक संस्कृति भी गहरी होती गई। कैडर कल्चर, गांव से पंचायत तक, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक, राशन से लेकर स्थानीय ठेकों तक, राजनीति जीवन के हर हिस्से में दाखिल होने लगी। जो सत्ता के साथ था वो सुरक्षित था, जो सवाल पूछता था वो संदिग्ध माना जाता था। आलोचकों के मुताबिक 1977 से 2011 तक राजनीतिक हिंसा का ऐसा माहौल बना जिसमें हजारों लोग मारे गए। राष्ट्रीय मीडिया ने इसे उतना केंद्र में नहीं रखा, लेकिन बंगाल का आम आदमी इसे रोज महसूस कर रहा था। शिक्षा संस्थानों में भी राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया। योग्यता की जगह निष्ठा, अकादमिक उत्कृष्टता की जगह वैचारिक वफादारी, और इसी के साथ बंगाल की प्रतिभा राज्य से बाहर जाने लगी। कभी जो राज्य देश का इंटेलेक्चुअल हब था, वहां से दिमाग निकलकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और विदेशों में बसने लगे। 34 साल के लंबे वाम शासन के बाद बंगाल थक चुका था। लोग बदलाव चाहते थे। उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो सिर्फ सरकार न बदले बल्कि सिस्टम बदल दे। तभी बंगाल की राजनीति के बीचों बीच एक महिला उभरती है। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, तेज आवाज, सड़क की लड़ाई से निकली हुई छवि और सीपीआईएम के खिलाफ बेहद आक्रामक विरोध। उनका नाम था ममता बनर्जी। उनकी राजनीति संघर्ष से बनी थी। उन पर हमले हुए, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, लाठीचार्ज झेलना पड़ा, लेकिन उनकी छवि टूटने वाली नहीं बल्कि और सख्त होती गई। लोगों को लगा कि शायद यही वो नेता है जो बंगाल को इस जकड़न से निकाल सकती है। 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई। उनका कहना था कि कांग्रेस सीपीआईएम को सच में चुनौती नहीं दे सकती, असली लड़ाई के लिए नई ताकत चाहिए। फिर आया सिंगूर और नंदीग्राम का दौर, जिसने ममता बनर्जी को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बंगाल की सबसे बड़ी उम्मीद बना दिया। सिंगूर में किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर भारी विवाद हुआ। आरोप लगे कि किसानों की बात सुने बिना और पर्याप्त सहमति के बिना जमीन ली जा रही है। ममता किसानों के साथ खड़ी हो गईं। उन्होंने आंदोलन किया, उपवास किया और खुद को आम लोगों की लड़ाई का चेहरा बना दिया। फिर नंदीग्राम आया, जहां हिंसा और पुलिस कार्रवाई ने पूरे बंगाल को हिला दिया। मौतें हुई, टकराव हुआ और सीपीआईएम की नैतिक साख पर गहरा आघात लगा। उस समय ममता हर उस जगह दिखी जहां गुस्सा, दर्द और प्रतिरोध था। 2011 में आखिरकार वो हुआ जिसकी कभी कल्पना मुश्किल लगती थी। 34 साल पुराना वाम शासन खत्म हुआ। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। बंगाल ने राहत की सांस ली। लोगों को लगा कि अब सब बदलेगा। अब उद्योग लौटेंगे, अब राजनीतिक हिंसा कम होगी, अब वो राज्य जो कभी भारत की दिशा तय करता था फिर से उठ खड़ा होगा। उस समय ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थी, बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम थी। उन्होंने खुद को गरीबों की दीदी के रूप में पेश किया। सोनार बांग्ला का सपना फिर सामने रखा गया। ऐसा लगा जैसे इतिहास सचमुच करवट लेने वाला है। लेकिन यहीं से बंगाल की कहानी सबसे ज्यादा दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि सत्ता तो बदली पर सिस्टम का बहुत हिस्सा नहीं बदला। सीपीआईएम के दौर का जो कैडर स्ट्रक्चर था, उसका बड़ा हिस्सा धीरे धीरे टीएमसी में समा गया। झंडा बदल गया, तौर तरीके नहीं। जिन स्थानीय ताकतों पर पहले लाल झंडे का असर था, वही लोग अब हरे सफेद झंडे के नीचे खड़े दिखने लगे। आलोचकों ने कहना शुरू किया कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं। कटमनी, बूथ नियंत्रण, स्थानीय दबाव, सिंडिकेट संस्कृति, ये सब शब्द आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बनने लगे। कई लोगों को लगने लगा कि जिस सिस्टम को खत्म करने के लिए ममता आई थी, वो उसी सिस्टम का नया संस्करण बन गई है। ममता बनर्जी पर आलोचना सिर्फ स्थानीय राजनीतिक संस्कृति को लेकर नहीं हुई। समय के साथ कई घोटाले और विवाद सामने आए, जिन्होंने उनकी सरकार की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। सरधा चिटफंड स्कैम में लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कई नेताओं के कैमरे पर कथित रूप से नकद लेते हुए वीडियो सामने आए। सबसे बड़ा झटका एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम ने दिया, जहां आरोप लगे कि शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरियों में मेरिट के बजाय हेरफेर और पैसों का खेल चला। बाद में अदालतों की टिप्पणियों, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और गिरफ्तारियों ने इस पूरे मामले को और बड़ा बना दिया। हजारों उम्मीदवार जिन्होंने सालों मेहनत की थी, अचानक अनिश्चितता में फंस गए। उनके लिए ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था,
बल्कि जीवन के सपने के टूटने जैसा था। ममता बनर्जी की छवि एक फाइटर की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनमें एक दूसरा चेहरा भी दिखा, एक ऐसा चेहरा जो आलोचना से असहज होता है। उनके कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा की गिरफ्तारी वाली घटना को इसी संदर्भ में याद किया जाता है। आरोप था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर ममता बनर्जी का एक कार्टून फॉरवर्ड किया था और इसके बाद कार्रवाई हुई। इस घटना ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़े सवाल खड़े किए। विरोधियों ने कहा कि जो नेता कभी खुद दमन के खिलाफ खड़ी थी, वही अब सवालों से असहज हो रही है। यहीं से एक नई बेचैनी जन्म लेने लगी। क्या ममता भी उसी रास्ते पर चल पड़ी हैं, जिसके खिलाफ वे खुद लड़कर आई थीं? फिर हाल के वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने इस बेचैनी को गुस्से में बदल दिया। संदेश खाली को लेकर उठे आरोपों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी। महिलाओं की सुरक्षा, स्थानीय सत्ता ढांचे और डर के माहौल पर गंभीर सवाल उठे। सरकार की प्रतिक्रिया पर भी आलोचना हुई। इसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला आया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। डॉक्टर सड़कों पर उतर आए, छात्र विरोध में आ गए, आम लोग आक्रोश में भर उठे। ऐसे समय में राज्य सरकार की हैंडलिंग पर कई बड़े सवाल उठे। बहुत से लोगों को यह विरोधाभास समझ नहीं आया कि मुख्यमंत्री, गृह विभाग की प्रमुख और सत्ता के केंद्र में बैठी नेता खुद न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरती दिखी। लोगों को लगा कि ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि शासन की विफलता का प्रतीक बन गया है। ये भी सच है कि ममता बनर्जी ने वेलफेयर पॉलिटिक्स को बहुत आक्रामक और संगठित रूप में आगे बढ़ाया। कन्याश्री, रूपाश्री, सब्सिडाइज फूड स्कीम्स और कई अन्य योजनाओं ने गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं और लड़कियों को राहत दी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे मॉडल को राज्य स्तर पर मजबूत रूप से इस्तेमाल किया गया। बहुत से परिवारों तक इन योजनाओं ने वास्तविक मदद पहुंचाई। इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यही वो जगह है जहां बंगाल की कहानी फिर दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि वेलफेयर राहत दे सकता है, लेकिन वो विकास का विकल्प नहीं बन सकता। अगर राज्य में उद्योग नहीं है, बड़े निवेश नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भरोसा नहीं है, युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है और पढ़ा लिखा वर्ग बाहर जाने को मजबूर है, तो सिर्फ योजनाओं से भविष्य नहीं बनता। उससे गरीबी थोड़ी मैनेज हो सकती है, खत्म नहीं होती। आज बंगाल का सबसे बड़ा संकट यही है कि वो अपने गौरवशाली अतीत और कठिन वर्तमान के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ वो भूमि है जिसने भारत को विचार, कला, विज्ञान और राजनीति में दिशा दी। दूसरी तरफ वो वर्तमान है जहां लोग रोजगार, सुरक्षा, पारदर्शिता और संस्थाओं पर भरोसे के सवाल पूछ रहे हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल को चुनावी स्तर पर कई बार जीता हो, लेकिन बहुतों का मानना है कि उन्होंने उस बड़े भरोसे को खो दिया जो 2011 में उनके साथ खड़ा था। लोग सिर्फ सीपीआईएम को हटाना नहीं चाहते थे, लोग एक नई शुरुआत चाहते थे। लेकिन समय के साथ उन्हें लगा कि चेहरे बदल गए, ढांचा नहीं। तो क्या बंगाल की गिरावट के लिए सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार है? नहीं, ये गिरावट बहुत लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। औपनिवेशिक लूट, विभाजन का असर, रेफ्यूजी प्रेशर, कांग्रेस की विफलताएं, वामपंथ की आर्थिक जड़ता, कैडर पॉलिटिक्स और फिर ममता युग की केंद्रीकृत, पर्सनालिटी ड्रिवन और पेट्रनेज बेस्ड राजनीति, इन सब ने मिलकर बंगाल को इस मोड़ तक पहुंचाया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ममता बनर्जी उस दलदल से बंगाल को बाहर नहीं निकाल पाई जिसे बदलने के वादे के साथ वे सत्ता में आई थी। यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता मानी जाती है। बंगाल की असली त्रासदी ये नहीं है कि उसने एक चुनाव हारा या एक सरकार बदली। उसकी असली त्रासदी ये है कि उसने बार बार उम्मीद पैदा की और बार बार वही उम्मीद टूटी। एक राज्य जिसने कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाया था, आज खुद दिशा तलाशता नजर आता है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पतन स्थायी नहीं होता। बंगाल की मिट्टी में आज भी प्रतिभा है, विचार है, प्रतिरोध है, पुनर्निर्माण की क्षमता है। शायद एक दिन बंगाल फिर उठेगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। उसे ईमानदार संस्थाएं चाहिए होंगी, राजनीतिक हिंसा से मुक्ति चाहिए होगी, उद्योग और शिक्षा का पुनर्निर्माण चाहिए होगा और सबसे बढ़कर सत्ता से सवाल पूछने की आजादी चाहिए होगी। क्योंकि बंगाल की पहचान किसी एक नेता, किसी एक पार्टी या किसी एक विचारधारा से बड़ी है। उसकी पहचान है प्रतिभा, विद्रोह, विचार और पुनर्जन्म। और शायद एक दिन वो फिर वहीं पहुंचेगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है।